मैं बेहद गरीब परिवार से थी। मेरी 4 बहनें थी और कोई भाई नहीं था। पापा को फालिज की शिकायत हो गई थी। वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे। इतनी गरीबी में भी मेरी माँ ने अपनी 4 बेटियों की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी थी। लेकिन मुझसे बड़ी वाली तीनों बहनों को मेरी माँ ज्यादा पढ़ा नहीं पाई। मेरी सबसे बड़ी 2 बहनों ने 10वीं तक पढ़ाई की और उससे छोटी वाली ने 12वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं ही थी जो किसी तरह ग्रेजुएशन तक पहुँच पाई थी। एक तो गरीबी, ऊपर से सबसे बड़ी बहन निकहत को मिली बेवफाई की वजह से मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनों ने सजना संवरना भी छोड़ दिया था। कहीं जाना हो तो बस यूं ही बिना मेकअप के घर से निकल जाते। यही वजह थी कि कोई लड़का उनकी ओर देखता तक नहीं था। मेरी बहनें शकल से इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी वो खुद को समझती थी। कुछ समय पहले तक तो मेरे घर में आईना नाम की चीज ही नहीं थी। वो तो अब मैं एक छोटा सा आईना अपने बक्से में छुपा कर रखती हूँ ताकि कहीं बाहर जाना हो तो मैं अपनी बहनों जैसी न दिखूं। एक दिन मेरे घर कुछ मेहमान आए। एक बुजुर्ग आदमी के साथ 2-3 लोग थे और एक औरत भी थी जो देखने में तेज तर्रार लग रही थी। सबके लिए मैं ही चाय बनाकर ले गई। मुझे देखते ही मेरी अम्मी ने मेहमानों से कहा, यह मेरी सबसे छोटी बेटी गुलशन है। मैंने अपने घर आए मेहमानों को बेमन से सलाम किया और जाने को हुई। तभी अम्मी ने कहा, गुलशन जाकर अपनी तीनों बहनों को यहाँ भेजो। अम्मी के कहने पर बारी बारी से मेरी तीनों बड़ी बहनें मेहमानों के सामने खुद को हाजिर करती रही। मेरी बहनों की नुमाइश का सिलसिला घंटे भर तक चलता रहा। शाम तक सभी मेहमान चले गए तो हम चारों बहनें अपनी माँ के पास इकट्ठी हुई और मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी हम चारों को आप बेच रही हो क्या? अम्मी मेरी इस बात पर मुस्कुराई और बोली, बेटी ये लोग तुम्हारे अब्बू के दूर के रिश्तेदार मंसूर अली थे। साथ में उनकी बीवी रुकैया और रुकैया के भाई थे। पटना से यहाँ आए थे और कह रहे थे कि उनके 3 बेटे हैं। बड़े वाले बेटे परवेज अली को छोड़कर बाकी 2 बेटों की शादी अभी तक नहीं हुई है। मंसूर अली के बड़े बेटे परवेज तलाकशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो वो चाहते हैं कि तुम तीनों बड़ी बहनों को वो अपने घर की बहू बनाएं। 3 सगी बहनें एक ही घर में होंगी तो घर में कभी भी बंटवारा नहीं होगा। मैंने माँ की बात को बीच में काटते हुए कहा, अम्मी निकहतबाजी के लिए परवेज का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। निकहतबाजी में ऐसी क्या कमी है जो उनकी शादी 2 बच्चों के बाप से करवाई जाए? अम्मी बोली, बेटी कभी कभी परिवार के लिए किसी न किसी को हालात के आगे झुकना ही पड़ता है। 2 बच्चों का बाप है तो क्या हुआ, है तो मर्द ही न। और निकहत के साथ उसकी 2 बहनें भी तो उसी घर में जाएंगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी? अभी तो ये लोग तीनों को देख कर गए हैं। अपने घर में सलाह मशविरा के बाद जल्द ही मंसूर भाई फोन करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि मंसूर भाई को कोई दहेज नहीं चाहिए, बल्कि वो तो अपने बेटों के लिए अच्छे लड़कियों की तलाश में थे और अब जाकर उनकी तलाश पूरी हुई। इस रिश्ते को लेकर मेरी माँ बेहद खुश थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुआएं कबूल हो गई हो। लेकिन हम बहनों के दिलों में बड़ी बहन निकहत को लेकर एक अनजान सा डर हावी हो रहा था कि दुनिया इतनी सीधी भी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बहन निकहत को छोड़कर बाकी की 2 बहनें तो इस रिश्ते के लिए राजी थी। एक तो 2 बच्चे के बाप से शादी और दूसरे निकहत का दिल पहले से टूटा हुआ था, इसलिए उसे मर्द जात पर भरोसा ही न था। वो चाहती थी कि उससे छोटी 3 बहनों की शादी हो जाए और वो जीवन भर कुंवारी रहकर माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनी रहे। लेकिन मैं निकहत के कहने पर इस तरह की शादी में खुद को नहीं झोंक सकती थी। इसलिए मैं अपनी बड़ी बहन निकहत को समझाने की कोशिश करती रही कि वो हम सबसे बड़ी है। अगर वो कुंवारी रही तो अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे अब्बू जब तक ठीक थे हम लोगों की मुश्किलें आसान थी। पापा की तनख्वाह से मेरी माँ
अपनी चारों बेटियों को किसी चीज की कमी न होने देती। लेकिन 10 साल पहले अब्बू को पैरालिसिस की शिकायत हुई और उनका काम छूट गया। तब से हम लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए। कहने को तो रिश्तेदारों की कोई कमी न थी, लेकिन मुसीबत में सबने मेरी माँ का साथ छोड़ दिया। मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे परिवार के गुजर बसर का इंतजाम होने लगा था। मेरी माँ को सबसे ज्यादा चिंता मेरे से बड़ी वाली 3 बहनों की थी, क्योंकि सबसे बड़ी बहन निखत की उम्र 28 की हो चुकी थी और हम सभी बहनों की उम्र में 2-2 साल का ही फासला था। बेगूसराय जैसी छोटे शहर में तो 26 और 28 की औरतों के बच्चे भी जवान होने लगते हैं, लेकिन मेरी तीनों बहनें इस उम्र में अभी तक कुंवारी थी। 5 साल पहले मेरी बड़ी बहन निखत को पड़ोस में रहने वाले निजाम नाम के एक आदमी से प्यार हो गया था। निजाम अच्छे घर का था, इसीलिए मेरी माँ अपनी बड़ी बेटी निखत की इश्कबाजी से खुश थी। निजाम घर आता तो माँ उसे दामाद की तरह ही मानती थी और हम सभी बहनें भी निजाम को जीजा कहकर पुकारने लगी थी। एक दिन मेरी माँ ने निजाम से कहा कि बेटा, अब समय है कि निखत को अपने बीवी बनाकर यहाँ से अपने घर ले जा। उस दिन के बाद से निजाम घर नहीं आया और एक दिन हमारे घर निजाम की शादी का कार्ड आया, जिसे पढ़कर मेरी बड़ी बहन निखत के सिर पर सवार निजाम के इश्क का भूत पूरी तरह उतर गया। निखत उस सदमे से कभी उबर ही नहीं पाई। बड़ी बहन के दिल के इस कदर टूटने का असर उससे छोटी दोनों बहनों पर भी पड़ा और उन्होंने इश्क से ही तौबा कर लिया। तब से अब तक 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझसे बड़ी 3 बहनों में से किसी को भी इश्क का बुखार नहीं चढ़ा। एक हफ्ते के अंदर ही मंसूर अली की बीवी रुकैया का फोन आया। मेरी अम्मी 1 घंटे तक उनसे बात करती रही। फोन कटा तो अम्मी खुशी से झूम उठी और उन्होंने हम 4 बहनों को पास बुलाया और बोली, मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। मंसूर भाई इंसान नहीं फरिश्ता हैं। उन्होंने मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। जल्द ही वे गुलशन को छोड़कर तुम तीनों की शादी का दिन तय करने वाले हैं। एक ही दिन तुम तीनों विदा होकर मंसूर अली के घर चली जाओगी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, मंसूर चाचा के तीनों लड़के करते क्या हैं? कम से कम तीनों की फोटो मंगवा लेती। अम्मी ने कहा, फोटो मंगवाने की क्या जरूरत, तीनों जल्द ही तेरी बड़ी बहनों को सगाई की अंगूठी पहनाने घर आ रहे हैं। अम्मी के मुंह से यह बात सुनकर निखत वहाँ से चली गई और बाकी के हम तीनों बहनें किचन में जाकर मंसूर अली की बेटों की बातें करने लगी। शाम के वक्त मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और मुझसे बड़ी दोनों बहनें किचन में थी। तभी मेरी बड़ी बहन निखत मेरे पास आई और बोली, गुलशन, तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आना। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। मैंने भी तुरंत बच्चों की छुट्टी की और निखत के पास चली गई। वो शाम के वक्त अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। निखत ने मुझे देखा तो किताब को बंद कर बगल में रख दिया और बोली, गुलशन, मैं मंसूर अली के घर शादी के लिए राजी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे छोड़कर तुम तीनों बहनें मंसूर अली के तीनों बेटों से शादी कर लो। मैंने कहा, बाजी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और तुम्हें पता है कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। जब तक मैं अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर लेती, मैं शादी नहीं करूँगी। और मंसूर अली अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हें ही पसंद करके गए हैं। निखत ने कहा, गुलशन, मैं सही बात बताऊं तो मैं आज भी निजाम से प्यार करती हूँ और उससे मिलने भी जाती हूँ। वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे भी हो चुके हैं, फिर भी मैं उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ। लेकिन मैं निजाम के अलावा किसी और की बीवी नहीं बन पाऊंगी। अगर जबरदस्ती मेरी शादी हुई तो मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। अपनी बड़ी बहन निखत की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। एक धोखेबाज इंसान से इस कदर मोहब्बत करने वाला इंसान कोई अव्वल दर्जे का बेवकूफ ही हो सकता है। मैंने अपनी बड़ी बहन को समझाते हुए कहा, तुम गरीब थी इसीलिए निजाम ने तुमसे शादी नहीं की और तुम बेवकूफों की तरह उस धोखेबाज से आज भी शादी करने की बात कर रही हो। 2 बच्चों का बाप परवेज उस 4 बच्चों के बाप निजाम से तो लाख गुना बेहतर ही होगा ना। और मान लो परवेज तुम्हारे मन माफिक न भी हुआ, लेकिन यह क्या कम है कि तुम्हारी वजह से
बाकी 2 बहनों की जिंदगी संवर जाएगी। अपने लिए नहीं तो अपने 2 बहनों के लिए ही थोड़ा बेहतर सोच लो बाजी। मैं तुम्हारी जगह होती तो इंसान की ओर थूकना भी पसंद न करती। निखत ने कहा, गुलशन, उस वक्त निजाम ने हालात से मजबूर होकर शादी कर ली, लेकिन वो आज भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। मैंने कहा, बाजी, आप आज भी निजाम को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी पाले बैठी हो। अगर निजाम के अलावा तुम किसी और से शादी की बात करती ना तो मैं तुम्हारा साथ देती, लेकिन तुम गलत हो। मैं तुम्हें उस कमीने की दूसरी बीवी हरगिज न बनने दूंगी। निखत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं न मानी और गुस्से में निखत के रूम से निकलकर किचन में चली गई। मैं किचन में ही थी कि अम्मी भी वहाँ आ गई। वो फिर से बड़ी खुश नजर आ रही थी। बोली, मंसूर अली का फोन था, इसी संडे को वो लोग सगाई के लिए घर आ रहे हैं और वो कह रहे थे कि इसी महीने शादी भी कर देंगे। यह खबर जब मेरी बड़ी बहन निखत तक पहुंची तो वो और ज्यादा परेशान हो गई। अगले दिन निखत किसी बहाने घर से निकली तो मैं समझ गई कि वो निजाम से मिलने जा रही है। शाम तक निखत घर आ गई और सिर में दर्द का बहाना बनाकर अपने रूम में चली गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे निखत का सर दर्द बढ़ता जा रहा था। वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर न निकलती। संडे का दिन भी आ गया। हम तीनों बहनें सुबह जल्दी उठकर मेहमानों की आने की तैयारियों में लग गए। अम्मी ने अब्बू को भी सुबह सुबह नहलाकर उनके पुराने बेड पर लिटा दिया था। सुबह के 10 बजे थे कि मंसूर अली, उनकी बीवी रुकैया और उनके तीनों बेटे घर पहुंच गए। साथ में कुछ और लोग भी थे। मेहमान अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आए थे। फलों की टोकरे, कपड़े और कुछ गहने थे, जिन्हें देखकर मेरी माँ के साथ हम सब बहनें भी बड़ी खुश थी। इतना सारा सामान तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हम 3 बहनें मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन निखत सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। माँ के कहने पर मैं निखत के कमरे में गई तो वो निढाल सी बेड के एक कोने में पड़ी थी। मैंने उससे कहा, बाजी, तुम उस दिन निजाम से मिलने ही गई थी ना? क्या हुआ? उसने फिर से अपना कमीनापन दिखा दिया। अगर वो तुम्हें अपनाना चाहता ना तब तुम इस वक्त यहाँ यूं न पड़ी होती। अब अपनी पुरानी इश्कबाजी को भूल जाओ और नए रिश्ते को खुशी खुशी कबूल कर लो। जल्दी तैयार होकर बैठक में चलो। आज आपकी सगाई है। आपका होने वाला दूल्हा वहाँ आपका इंतजार कर रहा है। मैंने देखा निजाम से तो लाखों दर्जे बेहतर ही है वो। मैंने निखत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाथरूम तक गई और बोली, जल्दी से नहा कर वो लाल वाला सूट पहन लो, उसमें तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं आधे घंटे में आती हूँ। मेहमानों की खातिरदारी में हम तीनों बहनें लगी हुई थी। जब भी हम बहनें किचन में इकट्ठा होती तो घर में आए दूल्हों की ही बात करती। मुझसे बड़ी इशरत ने अपने वाले को पहचान लिया था। मैंने मुस्कुराते हुए इशरत से कहा, बाजी, ज्यादा जल्दीबाजी न करो। क्या पता जिसे तुम अपना दूल्हा समझ रही हो वो कल को तुम्हारा जेठ हो जाए। इशरत ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम देखना, जो सफेद चेक वाली कमीज पहनकर बिल्कुल दाहिने ओर बैठा है ना, वही मेरा वाला है। इतना कहकर इशरत ने शरबत की ट्रे हाथ में ली और शर्माती हुई बैठक की ओर चली गई। मेरे बगल में इशरत से छोटी वाली मेरी बहन कौसर खड़ी थी, जो मिठाइयों को बर्तन में निकाल रही थी। मैंने वही सवाल कौसर से किया तो वो भी शर्मा गई और बोली, पीली सी कमीज में जो मंसूर चाचा के पास कुर्सी पर बैठा है ना, वही। इतना कहकर वो भी बैठक की ओर निकल पड़ी। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन निखत अब भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस बात से मुझे अपनी बड़ी बहन पर गुस्सा आ रहा था। मैं फिर से उसके रूम में गई तो देखा कि वो अभी तक बिना नहाए ही पड़ी है। मैंने गुस्से में कहा, अगर इस वक्त अब्बू ठीक होते तो आपकी इस वो सदमे में मर जाते। तुम चलोगी या? तभी निखत बोल पड़ी, मैं जैसी हूँ वैसे ही चलूंगी, मंजूर हो तो बोलो। मैंने कहा, ठीक है, तुम मत नहाओ, लेकिन थोड़ा मुँह हाथ तो धो लो। थोड़ी देर में बैठ
बैठक में निखत भी दाखिल हुई और सभी को सलाम किए बिना ही एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। अंगूठी बदलने की रस्म शुरू हुई और मेरी दोनों बड़ी बहनें बिल्कुल सही साबित हुई। अपने अपने महबूब की नजरों को पहचानने की उनकी कला की मैं कायल हो चुकी थी। मैं उनकी जगह होती तो शायद मेरा तीर इतना निशाने पर कभी न लगता। देखने में तो तीनों भाइयों में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन सबसे बड़े वाले के सर पर बाल गायब थे। मैं सोच रही थी कि शायद निखत को निजाम की कमी ज्यादा न खलेगी, क्योंकि निजाम के सर पर भी बाल नहीं थे। सगाई हो चुकी थी। अब दोनों ओर शादियों की तैयारियां चल रही थी। मंसूर अली की दहेज को लेकर कोई डिमांड नहीं थी, फिर भी शादी में खर्च तो होता है। इसीलिए अम्मी ने बेटियों की शादी के लिए खेती की हमारी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी थी। घर में सबसे ज्यादा काम मेरे कंधों पर आ गया था, क्योंकि मेरी 3 बहनों की शादी थी। मैं इस शादी को लेकर बेहद खुश थी, क्योंकि अब मैं अकेली इस घर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी और अपनी मर्जी से अपने आशिक आफ्ताब से शादी भी कर सकती थी। आफ्ताब मुझसे बहुत प्यार करता और मुझसे जल्दी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी बड़ी 3 बहनों की कुंवारी रहते हुए मैं अपनी शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। अब तक बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था जैसे मैं ख्यालों में सोचा करती थी कि किसी तरह मेरी बहनों की शादियां हो जाए ताकि मैं भी अपने आफ्ताब से शादी कर सकूं। शादी का दिन आ गया। मैं पूरे दिन अपनी बहनों को तैयार करती रही। निखत को तैयार करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन मैंने किसी तरह इस मुश्किल काम को भी अंजाम दे दिया और तय समय पर बारात भी आ गई। निकाह की रस्म शुरू होने से पहले मालूम चला कि निखत घर में नहीं है। पूरा घर छान मारा, लेकिन निखत का कहीं अता पता नहीं था। यह जानकर हम सभी के होश उड़ चुके थे। मेरी माँ तो बार बार बेहोश हो रही थी। अम्मी को डर था कि मंसूर अली को जब यह बात पता चलेगी तो वह बारात वापस लेकर चला जाएगा और फिर उसकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। मेरी दोनों बड़ी बहनें भी हालात को देखकर घबरा गई थी। तभी मंसूर अली की बीवी रुकैया घर में दाखिल हुई और बोली, निकाह का वक्त हो गया है, मुफ्ती साहब इजाजत चाहते हैं। मैंने कहा, चाची जी, मेरी बड़ी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुफ्ती साहब को आधे घंटे और इंतजार करने को बोल दीजिए। रुकैया के जाते ही मेरी अम्मी फिर से बेहोश हो गई। मैंने उनके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया तो वो होश में आई और मेरे आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती हुई बोली, गुलशन, अब तू ही इस घर की तबाही को रोक सकती है। मैंने कहा, वो कैसे अम्मी? अम्मी ने कहा, निखत की जगह तू परवेज की दुल्हन बन जा। माँ की यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैंने कहा, अम्मी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा ये होगा कि तुम रुकैया चाची को यहाँ बुलाकर उनसे साफ साफ पूरी बात बता दो। निखत के बिना परवेज की शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी की 2 बहनों की शादी तो हो ही जाएगी। मेरी यह बात सुनकर अम्मी ने रोते हुए कहा, निखत के गायब होने की खबर जैसे ही मंसूर अली को पता चलेगी, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इज्जत के नाम पर बारात वापस लेकर चले जाएंगे। अब मेरी बेटियों की शादी कभी नहीं हो पाएगी। इतना कहकर मेरी माँ फिर से बेहोश हो गई। दुल्हन के लिबास में वहीं खड़ी मेरी बड़ी बहन इशरत ने कहा, गुलशन, जिद न करो, तुम नहीं मानी तो अम्मी की जान चली जाएगी। यह कहकर वह भी रोने लगी। दरवाजे पर बारात का शोर था और इधर घर में मातम पसरा हुआ था। तभी रुकैया बेगम घर में आ गई और जब उन्होंने मेरी अम्मी की ऐसी हालात देखी तो उन्हें भी मामले को समझते देर न लगी। वो बोली, सगाई वाले दिन निखत ने किसी को सलाम दुआ तक नहीं की थी। मैं तो तभी समझ गई थी कि मामला गड़बड़ है, लेकिन अपने शौहर की जिद के आगे मुझे यह रिश्ता मंजूर करना पड़ा। अब या तो मेरे तीनों बेटों का निकाह होगा या फिर किसी का भी नहीं होगा। बोलो जल्दी, मैं मुफ्ती को अंदर भेजूं या फिर मैं 5 मिनट का वक्त और देती हूँ। इतना कहकर रुकैया बेगम तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। मेरी दोनों बड़ी बहनें मेरे आगे ऐसी खड़ी थी जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया से आई हुई इंसान हूँ। 5 मिनट बाद जब रुकैया बेगम दोबारा लौटकर कमरे में आई तो अपने घर की इज्जत और अपनी माँ के साथ अपने 2 बड़ी बहनों की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे डाली और शादी के लिए हाँ कर दी। जैसे ही मैं शादी को
राजी हुई मेरी अम्मी को होश आ गया। मेरी रजामंदी पाते ही रुकैया बेगम खुश हो गई, लेकिन मैंने उनके सामने अपनी शर्त रख दी। मैंने कहा, मैं आपके बड़े बेटे परवेज से निकाह तो कर लूंगी, लेकिन अभी रुखसत नहीं होऊंगी। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं निकाह को तैयार हूँ। वो बोली, ठीक है, निकाह के बाद जब तुम्हारा जी चाहे परवेज को बोल देना, वो तुम्हें विदा करा ले जाएगा। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन वक्त ने मुझे अपनी बड़ी बहनों की जेठानी बना दिया। मुझसे बड़ी दोनों बहनें अपनी ससुराल चली गई, लेकिन मैं अपने घर पर ही रही। परवेज से निकाह के साथ ही मेरे सारे सपने टूटकर बिखर चुके थे और आफ्ताब के लिए मैं बेवफा बन चुकी थी। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरे सपने मेरे परिवार की खुशियों के नाम पर कुर्बान हो चुके थे। एक की कुर्बानी से अगर कईयों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो ऐसी कुर्बानी पर अफसोस कैसा। मैं मायके में रहकर अपने बिखर चुके ख्वाबों को सहेजने की कोशिश में लगी हुई थी। मैंने तय किया था कि ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही मैं अपने ससुराल जाऊंगी, इसीलिए जी जान से अपनी पढ़ाई में लग गई थी। इस बीच परवेज से फोन पर बातें हुई तो वो मुझे बेहद सुलझा हुआ नजर आया, लेकिन जब तक इंसान को परख न लो तब तक किसी भी इंसान के बारे में आखिरी राय कायम करना बेवकूफी के सिवा और यही सोचकर मैं परवेज के बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। मेरा रिजल्ट भी आ चुका था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरी अम्मी मुझे लेकर परेशान होने लगी। वे कहती कि बेटी आखिर कब तक मायके में जिंदगी बिताएगी, उसे ससुराल तो जाना ही होगा ना। मैं अम्मी को हर बार टाल देती, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका था। अब घर पर रुकने का मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी बड़ी बहन निखत पर था। मेरी जिंदगी की तबाही की इकलौती जिम्मेदार वही थी। मैंने तय किया कि एक बार निखत से मिल लूं। मैंने निजाम का पता लगाया तो मुझे पता चला कि निजाम बेगूसराय छोड़कर पटना जा चुका है। बेगूसराय में निजाम का पुश्तैनी घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। निजाम के बूढ़े माँ बाप अभी भी यहीं रहते थे। मैं एक दिन सुबह सुबह ही निजाम के घर पहुंच गई। निजाम के अब्बू ने दरवाजा खोला। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि निजाम तो अपने परिवार के साथ पटना में रहता है। मैंने निजाम के अब्बू से निजाम का पटना वाला एड्रेस लिया और घर आ गई। मैंने अपने शौहर परवेज को फोन किया और बोली, परवेज, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। अब जब आपको समय मिले तो मुझे यहाँ से पटना ले चलना। अगले ही दिन परवेज मेरे घर पहुँच गया। परवेज को घर देखकर मेरी अम्मी बेहद खुश थी, लेकिन मैं अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मजबूरी थी, मुझे अपनी बड़ी बहन निखा से अपनी बर्बादी का हिसाब मांगना था। मैंने अपना सामान पैक किया और अम्मी से विदा लेकर परवेज के साथ पटना के लिए निकल पड़ी। अपनी ससुराल में अपने दोनों बहनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पटना में मंसूर अली के बड़े से घर में मेरी दोनों बहनें भी काफी खुश थीं। हमारी सास रुकैया बेगम काफी अच्छी इंसान है, यह मुझे ससुराल आकर ही मालूम चला। मैं रुकैया बेगम की सबसे बड़ी बहू थी, इसीलिए रुकैया बेगम हर बात पर मुझसे सलाह लिया करती थी। वो मुझसे कहती कि तुम अपनी बड़ी बहनों से बहन का नहीं बल्कि जेठानी का रिश्ता रखना। रुकैया बेगम के सामने मेरी दोनों बहनें मुझे अपनी जेठानी ही मानती थी, लेकिन जब रुकैया बेगम आसपास नहीं होती तो मैं अपनी दोनों बहनों की पुरानी वाली गुलशन हो जाती। दोनों बहनों के शौहर भी अच्छे थे। मेरे शौहर के दोनों बच्चे मुझे अम्मी तो नहीं कहते, लेकिन मैं उन दोनों को अपने बच्चों की तरह मानने लगी थी और मैंने खुद अपना बच्चा न पैदा करने का फैसला कर लिया था। परवेज जैसा भी था, अब मैं उसे अपना शौहर मान चुकी थी। वो मेरे हर फैसले में मेरा साथ देता और मेरी आगे की पढ़ाई के लिए भी उसने हाँ कर दी थी। एक सुबह मैं एमए का फॉर्म जमा करने घर से निकली और फॉर्म जमा होने के बाद मैं सीधे निजाम के एड्रेस पर पहुंच गई। मुझे लगा था कि निखत दरवाजा खोलेगी, लेकिन मेरे सामने निजाम की पहली बीवी अंजुम खड़ी थी। वो बोली, आप कौन? मैं बोली, मैं निखत की बहन गुलशन हूँ। मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो मुझे घर मैं बोली, मेरी बहन ने आपकी ही जिंदगी बर्बाद नहीं किया, बल्कि मेरी जिंदगी की बर्बादी की दास्तान भी मेरी बहन निखत ने ही लिखी है। मैंने अपनी कहानी निजाम की बीवी को सुना डाली, तभी मेरे सामने निजाम भी आ गया और मुझे
अपने घर में देखकर निजाम बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, तुम्हारी दूसरी बीवी निखत कहाँ है? उसे बाहर निकालो, मुझे उससे कुछ जरूरी सवाल करने हैं, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। निजाम ने कहा, इतनी उतावली क्यों हो रही हो गुलशन, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैंने कहा, निखत अपनी शादी वाली रात गायब हुई तो वो कहाँ गई? निजाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी शादी वाली रात वो भागकर मेरे पास ही आई थी। मैंने कहा, तो इस वक्त वो कहाँ है? निजाम ने जवाब दिया, मैंने निखत को कॉल कर दिया है, वो नजदीक ही रहती है, अपने शौहर के साथ अभी यहाँ पहुँच रही है। मैं निजाम के घर बैठी थी, मुझे काफी वक्त लग जाता, इसीलिए मैंने अपने शौहर परवेज को कॉल कर पूरी बात बताई और उसे भी निजाम के घर बुला लिया। परवेज की दुकान नजदीक ही थी, इसीलिए वो 10 मिनट में मेरे भेजे गए लोकेशन पर पहुंच गया। थोड़ी देर में मेरी बहन निखत भी आ गई और उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह आफताब था जिसने कभी मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी। वो इस वक्त मेरी बड़ी बहन का शौहर बनकर मेरे सामने बैठा था। बिना कुछ पूछे ही मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुके थे। फिर भी मैंने निखत से पूछा, तुम तो निजाम से शादी करने के लिए घर से भागी थी ना? निखत ने जवाब दिया, मैं परवेज से शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। शादी वाले दिन मैं पिछले दरवाजे से निकली और सीधे निजाम के पास पहुंच गई। उस वक्त निजाम बेगूसराय ही रहता था। मुझे लगा कि निजाम मुझे अपना लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं निजाम के घर पहुंची तो निजाम ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया, वो मुझसे दूसरी शादी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह नहीं करेगा। निजाम ने मुझे ठुकरा दिया और घर में लौटकर जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने का मन बनाया और निजाम के घर से बाहर निकल सीधे रेलवे लाइन पर पहुंचकर किसी तेज रफ्तार ट्रेन का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था जो मेरी तरह ही सुसाइड करने वहां पहुंचा था। तेज रफ्तार से आती एक ट्रेन की तेज रोशनी जब हम दोनों के चेहरों पर पड़ी तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तुमने आफ्ताब को बिना बताए परवेज से शादी कर ली थी। आफ्ताब तुम्हारी इस बेवफाई की सजा खुद को देने निकला था और मैं निजाम की बेवफाई को झेल न पाई थी, इसलिए खुद को खत्म करने निकली थी और हम दोनों की मुलाकात मौत की दहलीज पर हो गई। ट्रेन निकल गई और मैं आफ्ताब के साथ उसके घर पहुंच गई। इस तरह मौत के करीब पहुंचकर हम दोनों ने नए जीवन की शुरुआत कर डाली और इस वक्त मैं आफ्ताब को पाकर बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी गलती से हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ गुलशन। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने निखत को माफ कर दिया था क्योंकि परवेज जैसे शौहर को पाकर मैं भी खुश थी। 2 बच्चों का बाप जरूर था, लेकिन मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरा सबसे बड़ा मददगार भी इस वक्त परवेज ही था। कहानी से सीख, कभी कभी वक्त की आंधी में जिंदगी उलट सी जाती है। वक्त की इस आंधी में कई लोग तो खुद को संभाल ही नहीं पाते और टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर ले आते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप